बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 1 यानी मेजरमेंट्स की एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चंस और आंसर्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा अगर आपको इसी लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए हों तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आइंदा आने वाले लेक्चर्स ऑटोमेटिकली मिलते रहे। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट्स। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर व्हिच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। चंद एक ऐसे फिनोमेना कहते हैं कुदरती तौर पे होने वाले अमल को, उसके नाम बताएं जो हमारी नेचर में बार बार रूनुमा हो रहे हैं और जिन्हें हम रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। रीजनेबल का मतलब होता है एक माकूल होना किसी चीज का, अकरिंग का मतलब होता है रूनुमा होना, और फिनोमेना का मतलब होता है एक प्रोसेस, एक कुदरती अमल। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इस सवाल की जो हमारी हेडिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। और इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता दूं कि एक प्रोसेस, अ प्रोसेस व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड और यूनिट ऑफ टाइम। एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को वक्त के बराबर वक्फों के बाद दोहराए, रिपीट करे, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यानी फिर यूनिट ऑफ टाइम के तौर पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस फिनोमेना का पीरियाडिक होना जरूरी है। पीरियाडिक होने का मतलब जैसे मैंने पहले बताया, आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करता हो। तो फिर चंद एक ऐसी मोशन, द फॉलोइंग फिनोमेना आर पीरियाडिक। ये जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं कुछ फिनोमेना, ये पीरियाडिक हैं और इन्हें हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के तौर पर यूज कर सकते हैं। और सबसे पहला क्या है, अब मैस स्प्रिंग सिस्टम। जब भी आप किसी स्पोर्ट के साथ एक स्प्रिंग को हैंग करते और उसके दूसरे एंड पे आप किसी ऑब्जेक्ट को आप उसके साथ हंग करते हैं और उसको पुल करते हैं तो वो अपने आप को ऑसिलेट करता है। उसकी जो मोशन होती है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है और वो पीरियाडिक होती है। उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं। नंबर 2, स्पिन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। जमीन का अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन करना, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं और दिन और रात बजाते खुद एक यूनिट ऑफ टाइम है। इसी तरह द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जमीन के इर्द गिर्द चांद का रिवॉल्व करना, जिसके साथ कमरी महीने और फिर कमरी साल जो है वो बनता है। ये जो मैंने 2-3 आपको मोशंस बताई हैं ये पीरियाडिक हैं और इन्हें हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यानी यूनिट्स ऑफ टाइम के तौर पे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन मैंने इख्तिसार के तौर पर इनको 3 को आपकी खिदमत में पेश किया है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 1.2, गिव ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। जब हम एक टाइम, जो सिंपल पेंडुलम होता है जिसको हम पेंडुलम भी कहते हैं, उसके टाइम को हम जब स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के तौर पे यूज करते हैं तो उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है खामियां होना, नक्स होना, एरर्स होना, बुराई होना। तो चंद एक हमने ड्रॉबैक्स बताने हैं पीरियड ऑफ पेंडुलम में, जिसकी वजह से हम उसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो इसकी हेडिंग क्या बनेगी, ड्रॉबैक्स इन टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय, जो एक पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसका जो फार्मूला है वो क्या है, T = 2 pi L/g अंडर द स्क्वायर रूट। इसमें जो 2 pi है वो कांस्टेंट है, L जो है उस पेंडुलम की जो स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ है और G जो है इसमें ग्रेविटी है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को गौर से देखें ना तो इस इक्वेशन में से 2 चीज़ें हमें मिलती हैं। इससे पता चलता है कि जो T है ये प्रोपोर्शनल है। नंबर 1, डायरेक्टली टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ये जो आप देख रहे हैं लेंथ के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो T जो है अगर 2 पाई को कांस्टेंट रखा जाए तो 2 पाई और ये जो इक्वल है इसको हटाकर हम इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं। तो फिर इस तरह टाइम पीरियड जो है लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नंबर 2 ग्रेविटी। अच्छा, अब ये जो दोनों चीज़ें हैं
लेंथ जो होती है, स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो लोहे की बनी होती है या वो मेटल वायर होती है, उस मेटल वायर की लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है किस वजह से? वेदर या टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से। जैसे आपको पता है कि जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, हालांकि वो इतना बड़ा रॉड होता है वो, ठीक है जी, वो भी मई जून जुलाई की गर्मी की वजह से वो भी एक्सटेंड होती हैं और वो एक दूसरे के साथ हमने तो उनमें गैप रखा होता है ना, दो रॉड जो होते हैं, जो पटड़ियाँ होती हैं जो, ठीक है जी, तो उसमें गैप इसलिए रखा जाता है ताकि अगर वो एक्सटेंड हो तो एक दूसरे से टकरा कर वो टेढ़ी ना हो जाए, ठीक है। तो उसमें गैप रखा जाता है जोड़ते वक्त, ताकि जब ये एक्सटेंड हो गर्मी की वजह से तो इनमें थोड़ा गैप हो और वो एक दूसरे से टकराए ना और वो टेढ़ी ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि वेदर और टेम्परेचर का उस स्ट्रिंग के ऊपर इफेक्ट होगा और वो छोटी बड़ी हो जाएगी। इसी तरह जो ग्रेविटी होती है वो हाइट और डेप्थ के साथ चेंज होती है। अच्छा, इसका मतलब होता है कि भाई ये दो ही तो चीजें थी जो जिनके ऊपर टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा था, और ये दोनों चीजें जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वेदर, टेम्परेचर, हाइट और डेप्थ के साथ चेंज होती रहती हैं। लिहाजा जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का वो भी एक जैसा नहीं रहता। ये वजह है कि हम एक पेंडुलम के टाइम पीरियड को स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के तौर पे यूज नहीं कर सकते, और ये थी इसमें खामियां। ये घड़ियां बंद होगी हुई हैं क्योंकि इन घड़ियों का जो टाइम होता था कुछ जगहों पे आगे चला जाता था, कुछ जगहों पे पीछे रह जाता था, तो वो एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहती थी, जो एक टाइम जो था वो एक जैसा नहीं रहता था। इस वजह से अब ये घड़ियां ना पैदा होगी बल्कि खत्म होगी हुई। क्वेश्चन नंबर 1.3, why do we found it useful to have two units for the amount of substance, the kilogram and the mole? amount of substance के लिए हम दो यूनिट्स यानी किलोग्राम और मोल क्यों यूज करते हैं, या हम इनको यूजफुल क्यों कंसिडर करते हैं, इसकी क्या वजह है? तो इस सवाल की हेडिंग बनेगी टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहली यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम जो है इट इज एन एसआई यूनिट ऑफ मास एंड इज यूज्ड एट किलोग्राम। मास का एसआई यूनिट है, मास का। मास को भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सब्सटेंस कह सकते हैं। तो जो मास है उसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, और इसको कब यूज करते हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी लार्ज स्केल पे। और जब हमने चीजों को वेट करना होता है, जब हम चीजों का वेट करते हैं ना, जब 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, जब हमें चीजों का वेट करना होता है उस लेवल पे हम यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी लार्ज स्केल पे हम किलोग्राम यूज करते हैं। और एक और बात बताते चले कि जो 1 किलोग्राम होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1 किलोग्राम कंटेन्स 1000 ग्राम, और इसका मतलब हुआ कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्योंकि ये जो किलो होता है ना, किलो का मतलब होता है 1000। अच्छा, अब बात करते हैं मोल की। मोल जो है ये एसआई यूनिट है सब्सटेंस का, बल्कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और इसको कब यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, और टू काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ गर्ज होती है उसको हम लार्ज स्केल पे, इसको हम स्मॉल स्केल पे। उसको कब यूज करते हैं? जब चीजों का वेट निकालना होता है। जबकि मोल को कब यूज करते हैं? जब हम किसी जो सब्सटेंस है उसके अंदर हमें पार्टिकल्स की तादाद के साथ गर्ज होती है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। एक मोल किसी भी चीज का लिया जाए, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, या किसी भी चीज का, 1 मोल जो होता है, 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस could have different number of particles, but 1 mole of any substance have equal number of particles, और उनको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। So 1 mole is equal to 1 एवोगैड्रो number, and that is equal to 6.022 multiplied by 10 to the power 23 particles। एक जो मोल होता है वो 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है और उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो फिर आपने समझ लिया कि दो यूनिट्स हम क्यों यूज करते हैं, एक किलोग्राम, दूसरा मोल। किलोग्राम हम लार्ज स्केल पे, जबकि मोल हम स्मॉल स्केल पे यूज करते हैं। किलोग्राम तब यूज करते हैं जब हमने चीज़ों का वेट निकालना होता है, जबकि मोल उस वक्त हम यूज करते हैं हम जब किसी सब्सटेंस के अंदर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ गर्ज होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4, 3 students measured the length of a needle with a scale on which minimum division is 1 millimeter and recorded as 1, 0.2145 meter, 0.21
meter and third option is 0.214 meter. Which record is correct and why? एक नीडल है, 3 स्टूडेंट्स उस नीडल की लेंथ फाइंड आउट करते हैं एक ऐसी स्केल के साथ जिसके ऊपर जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। 3 मुख्तलिफ मेजरमेंट्स आती हैं, 1, 2 और 3। हमसे पूछा इनमें से कौन सी करेक्ट है, तो इनमें से जो करेक्ट है वो है थर्ड वैल्यू दैट इज 0.214 मीटर इज करेक्ट। अब इसकी वजह बताना पड़ेगी, इसकी रीज़न बताना पड़ेगी कि क्यों करेक्ट है, और इसकी रीज़न हमें मिलेगी यहाँ से, मिनिमम डिवीजन जिसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, और वो कितने हैं 1 मिलीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। यानी जब आप 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.001 मीटर। ये वाला मिली खत्म हो गया जो कि प्रीफिक्स था, ये मीटर एज इट इज रह गया। अब इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2 और 3। इसको हम डेसिमल प्लेसेस भी कहते हैं। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स की तादाद होती है उसको हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं, और इसमें कितनी है 1, 2 और 3। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जितना लीस्ट काउंट के अंदर जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही हमारी मेजरमेंट के अंदर होने चाहिए। तो अब हमें देखना होगा कि जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं। इसमें कितने 1, 2, 3, 4, इसमें 1, 2 और इसमें 1, 2, 3। तो इसमें 3 है और लीस्ट काउंट में भी 3 है, लिहाजा ये वजह है कि जो थर्ड वैल्यू है वो करेक्ट मानी जाएगी, जबकि जो पहली वाली 2 हैं वो इनकरेक्ट हैं क्योंकि उनके डेसिमल प्लेसेस की तादाद लीस्ट काउंट के डेसिमल प्लेसेस के बराबर नहीं है। दस ओनली 0.214 मीटर इज करेक्ट बिकॉज इट हैज 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। आई होप कि आपको सवाल की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5 कुछ इस तरह से है। An old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in a computation? बहुत मजे का सवाल है, और सवाल एक कहावत से शुरू कर रहे हैं। कहते हैं एक पुरानी कहावत है कि एक चेन जो होती है वो उतनी ही ताकतवर होती है जितना ताकतवर उसका जो वीकेस्ट लिंक है वो। व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट, इसके साथ मिलती जुलती कौन सी स्टेटमेंट आप बना सकते हैं कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन अ कंप्यूटेशन, एक कंप्यूटेशन में इस्तेमाल होने वाले एक्सपेरिमेंटल डाटा के हवाले से। अच्छा, अब जरा मैं आपको ये वाली स्टेटमेंट पहले समझा लूं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एक चेन है आपके पास, एक जंजीर है और उसमें 99 रिंग्स हैं और उनमें से 100 रिंग्स हैं। 99 रिंग्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, सेहतमंद हैं, मजबूत हैं, लेकिन जो दरमियान वाली 49वीं या 50वीं कोई एक रिंग है वो टूटी हुई है या किसी भी वक्त वो टूट सकती है, तो वो बस थोड़ी सी अटकी हुई है, तो किसी भी वक्त वो टूट गई तो पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी। तो उस पूरी चेन की जो ताकत है वो 99 स्ट्रॉन्ग चेन जो रिंग्स हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि वो एक जो कमजोर और जो टूटी हुई या टूटने वाली जो रिंग्स है या टूटने के करीब पहुंची हुई है वो रिंग, उसके ऊपर डिपेंड करे। जहां वो टूट गई समझ ले पूरी चेन टूट गई। इसके साथ मिलती जुलती हमने स्टेटमेंट जो बनानी है वो कुछ इस तरह से है। इसका इस सवाल की जो हेडिंग बनेगी वो क्या होगी? एन एनालॉगस स्टेटमेंट। अच्छा, अब एनालॉगस को सिमिलर भी कहते हैं। सो अ सिमिलर स्टेटमेंट टू द अबव ओल्ड सेइंग, इस ऊपर वाली जो पुरानी कहावत है उसके साथ जो मिलती जुलती स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से होगी। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डाटा इज एज एक्यूरेट एज एनी ऑफ द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट यूज्ड इन द कैलकुलेशन, कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसका जो रिजल्ट है वो उतना ही एक्यूरेट होगा जितना एक्यूरेट लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट जो हमने इस्तेमाल की है किसी एक कैलकुलेशन में। अब इसका मतलब समझ लें। इसका मतलब ये है कि आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें आपने 5 रीडिंग्स ली हैं। 5 में से 4 जो रीडिंग्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, एक रीडिंग जो है उसके बारे में आप डाउटफुल हैं, तो आपका जो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वो 4 एक्यूरेट ऊपर वाली चेन की मिसाल की तरह, वो 99 रिंग्स थी जो कि बिल्कुल परफेक्ट थी और एक खराब थी, पूरा एक्सपेरिमेंटल जो उसका जो पूरी चेन थी उसकी ताकत खत्म हो गई। इसी तरह आपने 5 मेजरमेंट्स की, उसमें से 4 मेजरमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, एक रॉन्ग है, तो उस जो पूरा एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है उसका जो रिजल्ट है वो उन 4 करेक्ट रिजल्ट्स के ऊपर नहीं बल्कि एक लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो उतना ही एक्यूरेट होगा जितना
लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट जो आपने उस डाटा में इस्तेमाल की है। आई होप इसके और भी आंसर्स बन सकते थे, लेकिन ये मेरे ख्याल में अच्छा था या मुनासिब था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। स्टॉप वॉच के साथ एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया गया है। आपके ख्याल में इस टाइम पीरियड में कौन कौन से एरर मुमकिना तौर पे हो सकते हैं? तो इस सवाल की जो हेडिंग बनेगी वो इस तरह से है, एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो भाई जब if the period of a simple pendulum is measured by a stopwatch, two types of errors could occur। जब हम एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट करते हैं, मेजर करते हैं एक स्टॉप वॉच की मदद से, तो दो तरह के एरर्स उसमें पैदा हो सकते हैं। नंबर 1, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कब पैदा होता है? सिस्टम में, अपरेटस में खराबी की वजह से। सो दिस एरर अकर्स ड्यू टू द फॉल्ट्स इन द स्टॉप वॉच और ड्यू टू द जीरो एरर। ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये स्टॉप वॉच में फॉल्ट्स की वजह से पैदा होगा या फिर जीरो एरर की वजह से पैदा होगा। अब तो खैर स्टॉप वॉच जो हैं वो डिजिटल हैं, पहले जब हम एनालॉग यानी सुइयों वाली स्टॉप वॉच यूज करते थे तो उसमें जीरो एरर हो सकता था। इसी तरह पर्सनल एरर जो है वो हमारी कोताही या इनएक्सपीरियंस की वजह से होता है। सो दिस एरर अकर्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। एक शख्स की लापरवाही की वजह से या उसकी ना तजर्बाकारी की वजह से जो एरर पैदा होता है उसको पर्सनल एरर कहते हैं, और अपरेटस में खराबी की वजह से जो एरर पैदा होता है उसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। सो ये दो तरह के एरर्स जो है वो एक टाइम पीरियड जो हमने मेजर किया है सिंपल पेंडुलम का स्टॉप वॉच की मदद से उसमें पैदा हो सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.7, does the dimensional analysis provide any information about the constants of proportionality that appears in the algebraic expressions explain? ये जो algebraic expressions होते हैं या जो इक्वेशंस होती हैं जो हम बनाते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम बहुत सारी इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो उन इक्वेशंस में आने वाले जो कांस्टेंट्स होते हैं जिनको हम कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, क्या डायमेंशनल एनालिसिस उन कांस्टेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है या नहीं? तो इस सवाल की जो हेडिंग है वो डायमेंशनल एनालिसिस है, और हेडिंग्स भी हो सकती थी। तो भाई इसका जवाब ये है कि नो, the dimensional analysis does not provide any information about the constants of proportionality that appears in mathematical equations। आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर्स की निस्बत मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है। पहले मैं स्टेटमेंट पहले बताता था और फिर उसको पढ़ता था, आज पढ़कर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट्स सी कि आपको इनमें से कौन सी पसंद आती है तरकीब या तरीका। तो भाई इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो एनालिसिस जो मैथमेटिकल इक्वेशंस में आने वाले कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होते हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसकी वजह यह है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है दैट कैन बी यूज्ड ओनली दो कामों के लिए। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम दो एडवांटेजेस हैं। उनमें से पहला एडवांटेज ये है कि टू चेक द इक्वालिटी ऑफ इक्वेशंस, कि हम इक्वेशंस की इक्वालिटी को चेक कर सकते हैं, और दूसरा एडवांटेज ये है कि हम उसके साथ नई इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि उन इक्वेशंस में आने वाले जो कांस्टेंट्स होते हैं उनके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो अ थॉरो एंड डिटेल्ड थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन। सच इंफॉर्मेशन इज फाउंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड डिटेल्ड थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन। वो जो कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैं, डायमेंशनल एनालिसिस उनके बारे में कुछ भी बताने से कासिर है। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरी को खंगालने से मिलती है। वो जो डायमेंशनल एनालिसिस है, एक बार फिर से बता दें कि कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कुछ नहीं बताता। उनको बताने के लिए आपको थ्योरी को खंगालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करना होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8, राइट द डायमेंशंस ऑफ नंबर 1 प्रेशर, नंबर 2 डेंसिटी। दो इक्वेशंस हमें दी हैं फिजिकल क्वांटिटीज, इनके डायमेंशन बनाने को कह रहे हैं। सो इसकी हेडिंग क्या बनेगी? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसका फार्मूला क्या होगा? P/A, F/A, P = F/A। तो P का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाई एरिया का डायमेंशन। अब जो फोर्स है उसका डायमेंशन होता है MLT-2 और एरिया का L²। ये L² जब ऊपर जाएगा तो इसमें 1 में ये ऐड हो जाएगा 1
इसकी पावर पहले 1 है और उसमें से माइनस हो जाएंगे 2, तो इस तरह ml माइनस 1 t माइनस 2। इसी तरह जो डेंसिटी होती है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उसका फार्मूला है rho इक्वल टू m ओवर v। तो rho का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगा, मास का डायमेंशन ओवर वॉल्यूम का डायमेंशन। तो इस तरह जो मास का डायमेंशन है वो कैपिटल M और वॉल्यूम का L क्यूब, ये जब L क्यूब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर रिवर्स होके -3 हो जाएगी। सो ml -3 इसका डायमेंशन हो गया। Got it? आगे चलते हैं 1.9 and that is the last question of this exercise. The wavelength lambda of a wave depends on the speed v of the wave and its frequency f. Knowing that the dimension of wavelength is equal to L, dimension of speed is equal to Lt minus 1 and dimension of frequency is equal to T inverse. Decide which of the following equation is correct. F is equal to v lambda या फिर F is equal to v over lambda। अच्छा जी, कहते हैं जो वेवलेंथ होती है लैम्डा किसी भी वेव की, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक स्पीड के ऊपर और दूसरा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। उसने हमें वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी तीनों के डायमेंशंस दे दिए हैं और दो इक्वेशंस हमारे सामने उसने रखी हैं, एक है f इक्वल टू वी लैम्डा और दूसरा है f इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। कहता है बताएं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। हम दोनों इक्वेशंस को बारी बारी चेक करेंगे डायमेंशनल्स एनालिसिस की मदद से। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास f इक्वल टू वी लैम्डा, तो इसमें हम तीनों की डायमेंशंस लगाएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन और वेवलेंथ का डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है t इनवर्स, स्पीड का Lt माइनस 1 और वेवलेंथ का L। ये L की पावर 1 है यहाँ भी और यहाँ भी 1 है, तो जब 1 और 1 ऐड होंगी तो L स्क्वायर हो जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, आप लेफ्ट साइड पे देखें डायमेंशन है t इनवर्स और राइट साइड पे L स्क्वायर t इनवर्स, दोनों डायमेंशन एक जैसी नहीं है। सो द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is not equal to the dimension of right hand side. So this equation f is equal to v lambda is not dimensionally consistent. So this is incorrect equation. आगे चेक करते हैं, दूसरी इक्वेशन है, let's check the second one, that is f is equal to v over lambda। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन is equal to स्पीड का डायमेंशन ओवर वेवलेंथ का डायमेंशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t इनवर्स, स्पीड का डायमेंशन होता है Lt माइनस 1 और वेवलेंथ का L। अब ये जो L है इसकी पावर भी 1 है और ऊपर एक L है उसकी पावर भी 1 है, ये इसके साथ कट जाएगा और ऊपर सिर्फ t इनवर्स रह जाएगा। तो अब आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस एक जैसे हैं, लिहाजा ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। सो हम कहेंगे कि f इक्वल टू v ओवर लैम्डा ठीक है और पहले वाली जो इक्वेशन थी वो इनकरेक्ट थी। That's it. Thank you very much for watching. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें इसी चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं, यानी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और ये जो हमारे अगले 2 लेक्चर्स होंगे इसमें हम एक में एग्जाम्पल्स और उसके बाद वाले में न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन अब वो हम स्लाइड्स पे यानी कंप्यूटर पे नहीं करेंगे, पीछे लगे बोर्ड के ऊपर हम उसको सॉल्व करेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें हमारे लेक्चर्स के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें जो आपको अच्छा लगे वो भी बताएं, जो आप समझ आती है कि जो चीज़ें मिसिंग हैं वो भी बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि लेक्चर की टेक्निक को और स्टाइल को बदला जाए, यहाँ कुछ कमी है, यहाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके बारे में आप हमें अपना फीडबैक देते रहें। हम आपके फीडबैक को एज अ मोटिवेशन जो है वो लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।